तो नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अगर आपने फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। और इस बार लगभग 5000 वैकेंसी इस एग्ज़ाम में आरआरबी ने दी हुई है। और अगर हम इस एनटीपीसी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और जितनी भी पोस्ट हैं काफ़ी अच्छी हैं। इस बार एक और नई पोस्ट इसमें ऐड की गई है जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट उसी से संबंधित है, ट्रैफिक से रिलेटेड। तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, अगर देखें तो 5000 हैं और पोस्ट है देखें तो 6 पोस्टें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की जो 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम के लिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए आपकी स्ट्रेटजी आज से, मतलब जब हम अक्टूबर में हैं, लास्ट अक्टूबर में चल रहे हैं, तब हमको क्या स्ट्रेटजी आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। जीके जीएस का जो भी न्यू पैटर्न 2025 के एग्जाम में देखने को मिला है उसकी भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल से चर्चा करूंगा। और साथ ही मैं बताऊंगा मैथ्स रीजनिंग के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज में आपको कब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। क्या पहले दिन से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद एग्जाम के तुरंत पहले या फिर 1 महीने 2 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। इन सब बातों पर मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभिषेक दुबे है और मैंने जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सीबीटी 1 मैं क्लियर किया था और सीबीटी 2 में मेरा जो स्कोर है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। ये देखिए सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड है मेरा जो कि सीबीटी 1 में यहाँ पर मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था सीबीटी 2 के लिए। और जो इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम था ये 13 अक्टूबर को अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और इसमें मेरे जो मार्क्स हैं वो 87 है। अब देखिए रिजल्ट में क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं पता है। बाकी मुझे अपना स्कोर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, मतलब 90 प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर कम है मेरे। तो वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में नहीं जाएँगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी-सी स्ट्रेटजी मैं शेयर करना चाहूँगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए आपको आज से क्या करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि बेटीज़ आपका जो एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस है, वो क्या होती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपका सिलेक्शन है वो इन 4 चरणों में होने वाला है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं आप, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। और फिर यहाँ पर आखिरी में ये जो न्यू पोस्ट इस साल इन्होंने ऐड की है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, तो ये 6 पोस्ट यहाँ पर होने वाली हैं। तो पोस्ट वाइज मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको देना ही पड़ेगा। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये दोनों सारी पोस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो। और वैसे भी हमको सभी पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पोस्ट आप छोड़ देंगे, है ना। तो सभी के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कॉमन है, मतलब ये दोनों तो आपको देने ही पड़ेंगे। और सबसे पहले तो सीबीटी 1 पास करना बहुत ही जरूरी है आपको। अगर आप सीबीटी 2 1 पास नहीं करते हैं तो आपको सीबीटी 2 देने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीबीटी 2 तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना। उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में रहने वाले हैं, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद सीबीएटी, ये होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम साइको भी बोलते हैं और ये केवल एक पोस्ट के लिए होता है जिसका नाम है स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर के लिए आपका सीबीएटी होने वाला है और ये होगा आपका जब आप सीबीटी 2 क्लियर कर लेंगे और स्टेशन मास्टर की जो भी कट ऑफ रहेगी वो क्लियर करने के बाद आपको सीबीएटी देने को मिलेगा। फिर इसके बाद जब अगर आप ये पास कर लेते हैं तो स्टेशन मास्टर मिलेगा और अगर नहीं करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होगा, जो जिसके लिए ये 2 पोस्ट है जो कि टाइपिस्ट वाली, इन दोनों के लिए आपको एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप टाइपिंग टेस्ट देंगे जिसमें कि आपको 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए और 95 एक्यूरेसी के साथ आपको, आप इसमें क्वालिफाई करना है। आपको बस पास नहीं, मतलब केवल पास करना है। बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सीबीएटी और जो टाइपिंग टेस्ट है ये दोनों कैसे हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब यहाँ पर केवल आपको पास करना है, यहाँ पर आपको टॉप नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है वो अगर किन्हीं दो चीज़ों पर अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा अ, बिल्कुल पूरा 100% जहाँ पर देना है आपको तो वो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो इसके बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा मेन जो वीडियो है उसकी मेन चीज़ है ये। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो है, सीबीटी 1 में जीके, मैथ्स और रीजनिंग ये तीनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सीबीटी 2 में भी ये सेम सब्जेक्ट आपको रहने वाले हैं। तो फिर अंतर क्या है भाई, अंतर ये है कि ये दोनों एग्जाम, दोनों ही टेस्ट आपके 1.5 घंटे में होने वाले हैं।
1.5 आवर में, जिसमें कि 90 मिनट में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर किस चीज़ का है, तो वो है टाइम का। और लेवल का कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। मतलब सीबीटी 1 2025 की बात करूँ अगर मैं, तो सीबीटी 1 ज़्यादा टफ था सीबीटी 2 के मुकाबले। मतलब सीबीटी 1 जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा छँटनी होनी है मतलब लोगों की, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सीबीटी 2 तो रहेगा इम्पोर्टेंट, लेकिन सीबीटी 2 सीबीटी 1 के मुकाबले ज़्यादा ईज़ी था 2025 में। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, वो तो ये है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस चीज़ पर देना है? सबसे ज़्यादा आज आपको ध्यान देना है, वो है आपको सीबीटी 1 पर। और जब आप सीबीटी 1 की तैयारी करेंगे, तो सीबीटी 2 की भी तैयारी होगी, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहने वाला है। जीके जो आप सीबीटी 1 में पढ़ेंगे, वही आपको सीबीटी 2 में पढ़ना पड़ेगा। जो मैथ्स आप सीबीटी 1 में पढ़ेंगे, वही मैथ्स आपको सीबीटी 2 में पढ़नी पड़ेगी। रीज़निंग में भी जो आप रीज़निंग यहाँ पर पढ़ेंगे, वो आपको वहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब सीबीटी 1 में आपको जान झोंक देनी है। मतलब जान जो कहलाती है ना कि एकदम बिल्कुल निचोड़ दो खुद को। तो वो कहाँ पर करना है, सीबीटी 1 में। अब ये होगा कैसे? यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं। यहाँ पर 30-30% और 40% जीके का यहाँ पर है। यहाँ पर 29-29 और यहाँ पर 42% जीके का यहाँ पर क्या है, वेटेज है। तो वेटेज का काम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सीबीटी 1 और 2 दोनों में आपको जीके जीएस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और इस जीके जीएस ने काफ़ी लोगों के सपने चूर-चूर कर दिए। मतलब अगर किसी चीज़ ने लोगों को रुलाया है, तो वो है जीके। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। तो देखिए, ये है हमारा जनरल नॉलेज के लिए स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं। तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक एनटीपीसी या फिर रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनके लिए भी मैं बताऊँगा और उनके लिए भी जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, बट कुछ कमी 1-2 नंबर से या फिर 3-4 नंबर से रह गया है, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोनों के लिए मैं थोड़ी-सी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जिसमें कि नृत्य, डांस फॉर्म या फिर संगीत, लोकगीत हो गए या फिर त्योहार हो गए, फिर घराने हो गए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आर्ट एंड कल्चर। फिर मंदिर शैली जो होती है वो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएँगी। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ये तो पता ही है हमको कि क्या-क्या इसमें होता है, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो है आपकी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो संशोधन हुए, संविधान संशोधन, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये तो सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन-कौन से आपको पढ़ने हैं। फिर बाद में ये भी बताऊँगा कि कहाँ से और कैसे करना है। तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन अभी सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो बेसिक इकोनॉमी आपकी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में कम होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैं ग्रुप डी से तुलना करूँ, तो ग्रुप डी के मुकाबले जनरल साइंस से यहाँ पर कम क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 3 से 4 क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी में जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जनरल साइंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन देना है तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर और फिर प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़। तो मैं अगर इसके लिए आपके लिए कोई एक बुक सजेस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले आज से ही मतलब आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। मतलब करनी है तो करनी है। अगर आपको पोस्ट फाइनल पोस्ट लेनी है एक तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी और मुझे पता है आप कर लोगे। क्योंकि जो व्यक्ति आज से लग जाएगा तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक उसको एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं होगी, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में रहेगा। तो आपको आज से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं बुक की बात करूँ तो आपको सबसे पहले बुक में एक सबसे बेसिक जो बुक है हमारी लूसेंट, वो ले लेनी है अगर नहीं है तो। और बस मतलब वीडियो देखने से ज़्यादा लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करें आप। किसी का भी वीडियो मत देखें अभी, मतलब फ़िलहाल जिस स्टेज में हैं आप, तो उस स्टेज में आपका ये काम होना चाहिए कि आप जितने भी बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनमें ये 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले के 4 सब्जेक्ट हैं, इनको आपको खुद खुद से पढ़ना है। मतलब खुद से पढ़िए और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आपको सबसे पहले लूसेंट ले लेनी है। लूसेंट लेने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो चीज़ें आपको लिखनी है जो आप भूलते हैं या फिर वो चीज़ें आपको लिखनी है जो आप याद नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भारत कब आज़ाद हुआ था, क्या ये याद करने योग्य बात है? क्या इसको आपको याद करना चाहिए? अगर मैं आपको बोलूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो क्या ये आपको याद करने की बात है? नहीं। तो ये आपके नोट्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपके नोट्स में क्या होना चाहिए? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें क्वेश्चन आता है कि अ, स्वदेशी आंदोलन किस डेट को शुरू हुआ था? तो ये चीज़ हम भूलते हैं, ये चीज़ें हम भूलते हैं, तो वो आपके नोट्स में होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक लाइन में लिखें, तो आपको केवल स्वदेशी आंदोलन लिखना है, स्वदेशी आंदोलन और कब स्टार्ट हुआ था, वो डेट लिखनी है, क्योंकि ये चीज़ें हम भूल जाते हैं।
तो आपके नोट्स में क्या होना चाहिए, वो चीज़ें जो हम भूलते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है। क्यों होता है, कि किया क्या होता है, ये जो सर्वनाम होते हैं वो छोड़ देने हैं आपको, क्यों, क्या, कैसे, ये सब नहीं लिखना है। आपको केवल काम की चीज़ लिखनी है। मतलब अगर आप हिस्ट्री के नोट्स बनाएँ, तो हिस्ट्री आपकी कम से कम 15 से 20 पेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब नोट्स कितने कितने छोटे बना सकें आप, उतने नोट्स बनाने हैं आपको सभी सब्जेक्ट के। मतलब 15 से 16 पेज से ज़्यादा आपके कोई भी नोट्स नहीं होने हैं, सबसे बड़ी बात। लूसेंट पढ़नी है, लूसेंट पढ़ने के बाद कुछ जब आप पढ़ लें, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स में वो लिखना है जो कि आपको क्या जो कि आप भूलते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना। और पीवाईक्यू कब से सॉल्व करने हैं? पढ़ने से पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब अगर आप पढ़ने बैठते हैं हिस्ट्री में मुगल काल, तो मुगल काल पढ़ने से पहले आपको मुगल काल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बोलूँगा आपको, गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च करिए आप कि मुगल पीरियड से आए सभी पीवाईक्यूज, आरआरबी रेलवे, तो उसमें जितने भी पीवाईक्यूज मुगल काल से आए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। उससे आपको क्या होगा, पढ़ने से पहले जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मुगल काल से युद्धों से क्वेश्चन आते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ। फिर मुगल काल में जो क्रोनोलॉजी है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए, पहले पीवाईक्यूज पढ़िए, पीवाईक्यूज पढ़ने के बाद अपनी बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद थोड़ी सी नोट्स बनाइए, मतलब एकदम क्रिप्स नोट आपको बनाने हैं। उसके बाद हर 6-7 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आपको रिवीजन करना है। तो ये आपकी अगर स्ट्रेटजी रहेगी तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जितनी भी मतलब जीके जीएस है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर होंगे भी गलत तो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, और जिस दिन आपकी एक्यूरेसी सुधर गई तो उस दिन आपका सिलेक्शन होना संभव है। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है। अब अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी बुक आती है, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम दूर है तो आपको स्पीडी बुक नहीं लेनी है। स्पीडी बुक आपको लेनी है एग्जाम के 2 महीने पहले, ठीक है। तो अभी आपको स्पीडी बुक नहीं लेनी है। अभी आपको क्या करना है, तो अभी मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, वेट फॉर अ मिनट। तो अभी करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, जब हम अभी सितंबर अक्टूबर में है, तब तब से अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर नवंबर, तो अभी से आपको, आज से मतलब जब भी आप तैयारी करने बैठ रहे हैं, तो उसके 1 महीने पहले से आपको क्या करना है, करंट अफेयर का मंथली जो करंट अफेयर होता है, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डले होते हैं, उनको आपको नोट्स बना के स्टार्ट करना है। नोट्स, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि नोट्स में केवल वही चीज़ें होनी चाहिए जो आप भूलते हैं, या फिर क्योंकि करंट अफेयर कर रहे हैं तो केवल एक लाइन में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी ने कोई चीज़ का उद्घाटन किया, तो आपको केवल काम की चीज़ें लिखनी है। कैसे कि मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस डेट को ये चीज़ की क्या इनॉग्रेशन किया, बस। और कुछ नहीं लिखना उसमें आगे पीछे। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम के पहले पहले तक आपके पास 20 से 30 पेजों का या फिर 35 से 40 पेजों का एक करंट अफेयर का खाका रहेगा, जिसमें कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या होता है। आपको अपॉइंटमेंट पढ़नी होती है कि किस किस का, किसी व्यक्ति ने किसी नए पद पर क्या हुआ, अध्यक्ष बना, या फिर कुछ इनॉग्रेशन हुआ जो कि किसी मंत्री ने किया। तो कुछ आपको एक खाका बन जाएगा आपके दिमाग में कि आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो करंट अफेयर के लिए अभी से आपको क्या करना है, 12 मंथ से करंट अफेयर लिखना स्टार्ट कर देना है, और मंथली करंट अफेयर करना है, ठीक है। और जब एग्जाम आने लगेगा, एग्जाम के 2 महीने पहले आपको लेनी है स्पीडी, और स्पीडी से केवल आपको क्या, रोज पढ़ना है और रिवीजन करना है, रोज पढ़ना है और रिवीजन करना है, और जो आपकी नोट्स रहेंगे उनको भी रिवीजन करना है। तो एग्जाम के पहले आपके मन में जो करंट अफेयर का डर है पूरा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग के लिए टॉपिक वाइज जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हर एक टॉपिक से पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आपने परसेंटेज सॉल्व किया, परसेंटेज की आपने टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया, परसेंटेज वाला। परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद परसेंटेज से आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं 2025 के पास के सारे क्वेश्चन पेपर फ्री में अवेलेबल है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उनको आपको सॉल्व करना है, परसेंटेज पूरा जितना का जितना, जितने भी क्वेश्चन आए हैं एक एक क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो रहे थे, या फिर मैथ्स बन ही नहीं रही थी, वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैथ्स की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही करना है, रीजनिंग में मैक्सिमम टॉपिक आप पे बन जाएंगे।
कुछ टॉपिक्स में आपको दिक्कत होगी, जैसे कि शुरुआत जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये वाले टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स में, तो कैलेंडर की बात करूँ तो शुरू में ये चीज़ें थोड़ी टफ लगती हैं, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें कि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर उसके बाद पीवाई क्यूज भी लगा लिए, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मतलब 30 में से 30 के 30 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो इसके लिए आपको यही है कि आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है और खुद से करना है। किसी के भरोसे मत बैठिए, खुद ही आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या टेस्ट सीरीज आपको पहले दिन से स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर टेस्ट सीरीज एग्जाम के 2 महीने पहले, या फिर हर वीक टेस्ट लगाना चाहिए, या फिर डेली टेस्ट लगाना चाहिए। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि आपको टेस्ट सीरीज आज से, मतलब आज से नहीं, जिस भी दिन आपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है, उसके 2-3 दिन बाद से आपको टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। और इसका बहुत ही सटीक, मतलब बहुत अच्छा रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। पहले मैं बता दूँ थोड़ा-सा, देखिए, सबसे पहले आपके पास टेस्ट टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सही में बहुत सारे टेस्ट हैं, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर पीवाईक्यूज़ भी फ्री में अवेलेबल है। मतलब सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, वो बहुत ही सस्ता, 1 महीने की रिचार्ज में जितना आप कराते हो, उतने में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो पीवाईक्यूज़ लगाइए आप सबसे पहले, उसके बाद टेस्ट भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी ये लोग देते हैं टेस्ट टेक्स्ट बुक वाले, तो ये भी आपको लगाने हैं। फिर आपको यहाँ पर मैं बोलूँगा डेली आप नहीं लगा सकते हो, तो हर 2-3 दिन में आपको टेस्ट लगाना है। अब ये बहुत ही, मतलब कोई भी नहीं बोलता है कि पहले दिन से टेस्ट लगाओ, और कोई भी नहीं बोलता है कि डेली टेस्ट लगाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, और इसका मैं रीज़न भी दूँगा। तो मैं पहले बता दूँ आपको कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा डे 1 का प्लस बिफोर एग्ज़ाम, मतलब दोनों का मैंने यहाँ पर स्कोर कार्ड डाला है। और मैंने टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नवंबर को मैंने पहला टेस्ट अपना एनटीपीसी का, 9 नवंबर को ये पीवाईक्यू था, ये मैंने पीवाईक्यू दिया था। और यहाँ पर आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 51 मार्क्स मेरे पहले ही टेस्ट में, यहाँ पर 52 टेस्ट में, फिर यहाँ पर 65 आए थे। तो ये मेरा कुछ प्रकार से क्या है, टेस्ट जो मैंने स्टार्ट किए थे उस टाइम का स्कोर है। और ये मेरा एग्ज़ाम के जस्ट पहले मेरा आखिरी टेस्ट है, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक पर दिया था, जिसमें कि मेरा 78 स्कोर आया था। और यहाँ से ही लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, वो ऐसा नहीं होता है कि आप पहले दिन लगाओ, फिर उसके बाद 1 महीने बाद लगाओ, फिर उसके बाद टेस्ट लगाओ एग्ज़ाम के सीधे 2 महीने पहले। तो ये जो जर्नी है, 50 मार्क्स से 70 और 80 मार्क्स की जो जर्नी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जर्नी, आप, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जादू नहीं होता है। आपको, मतलब गुस्सा आएगा, आपको डर लगेगा कि मेरा यार स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। 51, 52, 60, 62, 65, 68, इतने से आगे स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। आप, मतलब एकदम जूझ रहे होंगे आप खुद से। तो ये जो जूझने वाली जो स्थिति है, ये आपको यहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है कि आप पहले दिन टेस्ट लगाओ, उसके बाद 1 महीने बाद टेस्ट लगाओ, उसके बाद फिर से टेस्ट लगाओ 2 महीने बाद। तो ऐसे आपका स्कोर नहीं इंक्रीज़ होगा, आपका स्कोर स्कोर इंक्रीज़ होगा डेली टेस्ट लगाने से। डेली नहीं तो हर 1-2 दिन में आपको टेस्ट लगाने हैं। पढ़ना भूल जाओ आप, हर दिन आप पढ़ना भूल सकते हो, लेकिन टेस्ट लगाना नहीं भूल सकते हो। अब क्यों नहीं भूलना है? देखिए, आप किस दिन की तैयारी कर रहे हो? आप तैयारी कर रहे हो सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 क्या है? सीबीटी 1 डेढ़ घंटे का एक पेपर है, जिसमें कि आपको डेढ़ घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आप साल भर क्या कर रहे हो? साल भर आप पढ़ रहे हो, आप टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। आप उस डेढ़ घंटे में आपको क्या करना है, उसकी आपके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है कि आपको पहले मैथ्स करनी है, आपको पहले रीजनिंग करनी है, आपको पहले जीके जीएस करना है, क्या करना है? आपको पता ही नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और बस वहीं पर जो भी स्ट्रेटजी है वहीं पर बनाते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। आपको आज से टेस्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा। डर लगेगा आपको, क्योंकि आपका स्कोर कम आएगा। और आप देख सकते हैं, मतलब 52 मार्क्स आ रहे हैं, 51 मार्क्स आ रहे हैं, कभी-कभी 47 मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर 78 मार्क्स तक का जो सफ़र है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे बढ़ेगा? वो बनेगा डेली प्रैक्टिस से। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है। तो ये जब आप इतना सब कर लेंगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी देके बोल सकता हूँ कि अगले साल, इसी, मतलब आज अक्टूबर है, तो अक्टूबर मंथ तक आप बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे, और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए आपकी तैयारी। और ये मेरी आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी है। अगर आपने वीडियो देख लिया है और समझ में आया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। और मैं जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताई हैं। मैंने कोई भी चीज़ तुक्का नहीं मारा है आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें कोरा कागज़ को। ये आपका ही चैनल है, आपका अपना। और आपके जैसे ही मैं भी एक एस्पिरेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।